हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एमएससी प्रीवियस फिजिक्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में जो आज अपना टॉपिक रहने वाला है वो है पॉइजन ब्रैकेट। ओके, आज अपन स्टार्ट करेंगे पॉइजन ब्रैकेट को, जो कि अपने लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आगे आने वाले लेक्चर्स में ये जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आज यहाँ अपन स्टार्ट करते हैं पॉइजन ब्रैकेट को। तो यहाँ अपन देखेंगे कि पॉइजन ब्रैकेट बेसिकली अपने पास क्या होते हैं, किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है और साथ ही साथ पॉइजन ब्रैकेट अपने किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं पॉइजन ब्रैकेट की। तो पॉइजन ब्रैकेट को फर्स्टली किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो यदि अपन बात करें, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया था वो थे सर साइमन डेनिस पॉइजन। ठीक है, सबसे पहले जो पॉइजन ब्रैकेट का इंट्रोडक्शन अपने पास आया था वो किसके द्वारा आया था? सर साइमन डेनिस पॉइजन। और ईयर था यहाँ पे अपने पास 1809। और टू स्टडी ऑफ प्लानिटरी मोशन की स्टडी करने के लिए सर साइमन डेनिस पॉइजन ने 1809 में फर्स्टली पॉइजन ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो जो पॉइजन ब्रैकेट यहाँ अपन पढ़ने वाले हैं वो पॉइजन ब्रैकेट किसी सिस्टम की डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को तो सॉल्व नहीं करते हैं। दैट इज, किसी भी सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन का डायरेक्ट सॉल्यूशन तो यहाँ अपने को पॉइजन ब्रैकेट से नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के सॉल्यूशन तक पहुंचने में ये पॉइजन ब्रैकेट अपनी एक बड़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट अपन क्लासिकल मैकेनिक्स से यदि क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ भी ये जो पॉइजन ब्रैकेट है अपनी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, अपने लिए एक डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ यदि अपन कहें कि ये जो पॉइजन ब्रैकेट अपने पास में है डायरेक्ट ट्रांजिशन प्रोवाइड करवाते हैं अपने को क्लासिकल मैकेनिक्स टू क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये अपन सभी जानते हैं कि जो फर्दर अपने पास मैकेनिक्स का पार्ट है वो कैसे किस फॉर्म में डेवलप हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ जो अपन पॉइजन ब्रैकेट को पढ़ने वाले हैं वो पॉइजन ब्रैकेट अपने को बहुत बड़ी हेल्प करेंगे कहाँ जाने में, क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखिए पॉइजन ब्रैकेट अपना किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं पॉइजन ब्रैकेट। तो ये जो पॉइजन ब्रैकेट अपना टॉपिक है इसको अपन जो लास्ट अपना लेक्चर हुआ था इनफाइनाइटेसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, उसी से लिंक करते हुए पढ़ेंगे। तो वहाँ अपन ने क्या देखा था, मैं बता दूँ कि जब अपन ने इनफाइनाइटेसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा था तो इनफाइनाइट कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन था जिसमें न्यू कोऑर्डिनेट्स, न्यू वेरिएबल्स ओल्ड वेरिएबल्स से एक स्मॉल क्वांटिटी से डिफर कर रहे थे। ठीक है, यदि अपन चेंज देखें, डिफरेंस देखें न्यू कोऑर्डिनेट्स का और ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है, तो वो एक चेंज जो डिफरेंस अपने सामने आ रहा था एज ए इनफाइनाइटेसिमल्स, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी की फॉर्म में आ रहा था। ठीक है, और वहाँ अपन ने रिप्रेजेंट किया था कि यदि अपन न्यू कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं कि कैपिटल क्यू के की वैल्यू अपने पास आ रही थी स्मॉल क्यू के प्लस चेंज इन स्मॉल क्यू के, जिसको अपन लिख रहे थे डेल क्यू के। इसी तरीके से जो अपना कैपिटल पी के लिखा गया था, कैपिटल पी के को अपन लिख रहे थे स्मॉल कोऑर्डिनेट प्लस चेंज इन ओल्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ अपने को दिख रहा है यही क्या कहलाता है, अपना इनफाइनाइटेसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी वहाँ अपन ने दी थी कि इनफाइनाइटेसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन in which new coordinates capital Q के and capital P के vary from old coordinate थे अपने पास small q के and capital small p के by infinitesimal। और infinitesimal change अपने पास किस तरीके से दिखा रहे हैं अपन, डेल q के से और डेल p के से। तो यहाँ अपन उसी टॉपिक से रिलेट करते हुए अपने पॉइजन ब्रैकेट्स को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ अपन देखते हैं
कि जब अपन न्यू वेरिएबल्स को शो कर रहे हैं, न्यू वेरिएबल्स को दिखा रहे हैं, तो न्यू वेरिएबल्स अपने जो कैपिटल कोऑर्डिनेट है, कैपिटल क्यू के और कैपिटल पी के किसके बराबर है, ओल्ड कोऑर्डिनेट प्लस चेंज इन ओल्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल क्यू के और डेल पी के है, ये क्या है अपने पास, इनफाइनेटसिमल चेंज इन ओल्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसी को अपन ने किस तरीके से डिफाइन किया था, इनफाइनेटसिमल कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, स्टार्टिंग से यदि अपन इसको लिखते हैं तो देखिए किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपन। यहाँ अपने को देखो फाइनली इनफाइनाइटसिमल कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हुए अपने को फाइनली पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म की तरफ मूव होना है, ठीक है। तो फ्रॉम स्टार्ट कर सकते हैं अपन इनफाइनाइटसिमल कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से, फ्रॉम इनफाइनाइटसिमल कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन वी नो दैट, क्या पता है अपने को, कैपिटल कोऑर्डिनेट दैट इज कैपिटल पी के की वैल्यू आएगी अपने पास स्मॉल पी के प्लस चेंज इन स्मॉल पी के, और जिसको अपन लिखते हैं डेल पी के। सिमिलरली यदि अपन कैपिटल क्यू के की वैल्यू लिखते हैं तो कैपिटल क्यू के अपना लिखा जाता है स्मॉल क्यू के प्लस चेंज इन स्मॉल क्यू के, और जिसको अपन लिखते हैं डेल क्यू के। यहाँ पर लिख सकते हैं हियर डेल क्यू के एंड डेल पी के आर इनफाइनाइटसिमल change in old coordinates small q k and small p k induced by infinitesimal contact ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। यहाँ पे जो स्मॉल क्यू के डेल पी के और डेल क्यू के जो यहाँ अपन ने लिखे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनफाइनाइटसिमल चेंज को इन ऑल्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या लेके चलते हैं, यहाँ नेक्स्ट अपन लेके चलते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ अपने को क्या देखना है कि यदि अपन ठीक है, तो ये तो अपना इनफाइनाइटसिमल चेंज हो गया डेल क्यू ए एंड डेल पी आई। नेक्स्ट we define a function corresponding to this change in coordinate, is given by, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या काम किया था इनफाइनाइट कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में कि जब कोऑर्डिनेट्स में इस तरीके का चेंज हो रहा है तो यदि अपन उसके लिए जनरेटिंग फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो आपका जनरेटिंग फंक्शन लिखा जाता है F2 इक्वल्स टू
एफ ऑफ स्मॉल क्यू के कैपिटल पी के प्लस एप्सिलॉन जी ऑफ स्मॉल क्यू के एंड कैपिटल पी के। ठीक है, जब आपके कोऑर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल अमाउंट से डिफर कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट का चेंज उनमें हो रहा है, तो वहाँ अपन ने करस्पॉन्डिंग जो अपने पास जनरेटिंग फंक्शन है उसमें भी एक थोड़ा सा चेंज अपन ने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जो अपना फंक्शन है वो फंक्शन इस कंडीशन में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये तो अपने पास ऑड फंक्शन हो जाएगा प्लस चेंज इन दिस फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो अपन ने एप्सिलॉन यूज़ किया है, एप्सिलॉन इनफाइनाइटसिमल चेंज के करस्पॉन्डिंग अपने पास पैरामीटर है, और जो जी फंक्शन है कोई भी आर्बिट्री फंक्शन अपन ने ले लिया करस्पॉन्डिंग टू दिस चेंज। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके लिए यदि अपन क्या करते हैं, इसके लिए जब अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जब अपन ने वहाँ पे फाइंड आउट करी थी, तो वहाँ अपने पास कुछ वैल्यूज़ आई थी, उन वैल्यूज़ को अपन डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वहाँ से देखिए अपने पास डेल क्यू के और डेल पी के दोनों की वैल्यूज़ आ गई थी, तो उनको अपने को कैसे लिखना है, उनको अपन ने वहाँ पे लिखा था एंड वी हैव शॉन in infinitesimal contact transformation, infinitesimal contact transformation, contact transformation the changes in conjugate variable, changes in conjugate variables small q k and small p k, conjugate variable small q k and small p k आर गिवन बाय। ठीक है, यदि अपन ये जो चेंज अपने पास हो रहा है कोऑर्डिनेट्स में, उसको यदि अपन रिप्रेजेंट करना चाहें, वहाँ अपन ने डिफाइन कर दिया था, तो यहाँ अपने पास डेल क्यू के की वैल्यू आई थी एप्सिलॉन डेल जी अपॉन डेल पी के, एंड जो डेल पी के अपने पास आया था बच्चों वो था माइनस ऑफ एप्सिलॉन डेल जी अपॉन डेल क्यू के। ठीक है, जब वहाँ पे अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली थी, साथ ही साथ जब अपन ने डिफरेंस निकाल दिया था, तो ये कुछ अपने पास इक्वेशंस वहाँ पे अपने को मिली थी। ठीक है, जिनको अपन यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट काम अपने को क्या करना है, यहाँ अपन लिख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन अपन ने यूज़ किया है, हियर एप्सिलॉन इज a parameter of infinitesimal change, parameter of infinitesimal change, and the function g is an arbitrary function। ठीक है, कि चेंज के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ने एक अनदर फंक्शन जी कंसीडर कर लिया। ठीक है, एन आर्बिट्री फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक का काम अपन ने ये सब कुछ डिस्कस अपन ने कहाँ पे कर लिया था, अपने इनफाइनाइटसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि एक अपन यहाँ पे फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं। नाउ लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, एक फंक्शन यहाँ पे अपन कंसीडर कर रहे हैं, और वो जो फंक्शन आपका लिखा जा रहा है एफ ऑफ स्मॉल क्यू के एंड स्मॉल पी के। यहाँ अपन एक फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, और वो फंक्शन लिखा किस किस का फंक्शन है, अपना स्मॉल कोऑर्डिनेट्स का, स्मॉल क्यू के एंड स्मॉल पी के। ठीक है, तो यदि अपन चेंज लेते हैं इस फंक्शन का, तो then the change in
this function corresponding to, then the change in this function corresponding to change in small qk and small pk, change in small qk and small pk is given by, ठीक है, यहाँ अपन ने एक फंक्शन कंसीडर किया है और वो जो फंक्शन f अपन ने लिया है वो किस किस का फंक्शन है, अपना स्मॉल qk का और स्मॉल pk का, ठीक है। तो यदि अपन इस फंक्शन में चेंज देखते हैं, ठीक है, तो चेंज अपना किस किस के रेस्पेक्ट में होगा, स्मॉल qk और स्मॉल pk। तो चेंज को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, चेंज अपना लिखा जाएगा स्टूडेंट्स डेल f इक्वल्स टू समेशन ओवर k पार्शियल f अपॉन पार्शियल qk डेल qk प्लस समेशन ओवर के पार्शियल f अपॉन पार्शियल pk डेल pk, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने चेंज देख लिया फंक्शन s का, फंक्शन f का किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल qk एंड स्मॉल pk, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल qk और डेल pk है इनकी वैल्यू अपने पास ऊपर है, इक्वेशन यदि अपन उसको देते हैं, देखिए यहाँ पे डेल qk और डेल pk अपने पास पहले से डिफाइन है, तो आप इसको इक्वेशन 1 लिखोगे और ठीक है, वहाँ पे जो डेल qk और डेल pk की वैल्यू थी अपने पास उसको अपन ने इक्वेशन 1 लिख लिया है और ये अपने पास जो चेंज इन फंक्शन f की इक्वेशन आई है इसको अपन ने लिखा है इक्वेशन 2। तो देखिए बच्चों अपन क्या काम करेंगे कि इक्वेशन 1 से वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 in equation 2 we obtain, क्या फॉर्म मिलती है अपने को, क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए डेल f इक्वल्स टू समेशन को यहाँ अपन कॉमन ले लेते हैं, समेशन ओवर k और साथ ही साथ एप्सिलॉन को भी अपन कॉमन ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे अपने पास एप्सिलॉन भी है, ओके, और एप्सिलॉन अपने पास कोई भी एक पैरामीटर है। तो क्या वैल्यू आएगी अपने पास, पार्शियल f अपॉन पार्शियल qk और डेल qk की वैल्यू थी बच्चों अपने पास डेल g अपॉन डेल pk, ओके। नेक्स्ट अपने पास समेशन को अपन ने बाहर सबके लिए दोनों के लिए कॉमन ले लिया है, तो नेक्स्ट अपने पास क्वांटिटी लिखी जाएगी पार्शियल f अपॉन पार्शियल pk और डेल pk की वैल्यू थी आपके पास डेल g अपॉन डेल qk, ओके। तो वो भी अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, पार्शियल g अपॉन पार्शियल qk, ओके। तो यहाँ पे यहीं से अपन अपने पॉइजन ब्रैकेट को डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ जो ब्रैकेट में अपने पास क्वांटिटी आई है बच्चों यही क्या कहलाती है, सिंस लिख सकते हैं अपन, सिंस एप्सिलॉन इज इंडिपेंडेंट, epsilon is independent of small qk, small pk and we have del f equals to epsilon summation over k bracket of पार्शियल f अपॉन पार्शियल qk पार्शियल g अपॉन पार्शियल pk माइनस पार्शियल f अपॉन पार्शियल pk पार्शियल g अपॉन पार्शियल qk, ओके। तो यहाँ अपने को जो ब्रैकेट में क्वांटिटी मिली है यही क्वांटिटी अपनी क्या कहलाती है, देखिए ध्यान से कि ये जो ब्रैकेट में अपने पास क्वांटिटी है यही क्वांटिटी आपकी क्या कहलाएगी, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ टू फंक्शंस कैपिटल F एंड कैपिटल G, ठीक है। कि यदि अपने को पूछा जाता है
पॉइजन ब्रैकेट, डिफाइन पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एनी टू फंक्शंस, और वो फंक्शंस अपने पास f एंड g, तो उनके पॉइजन ब्रैकेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द क्वांटिटी इन ब्रैकेट इज कॉल्ड पॉइजन ब्रैकेट ऑफ टू फंक्शंस, लिख सकते हैं here the quantity in bracket, here the quantity in bracket is called, quantity in bracket is called Poisson bracket of two functions और dynamical two functions or dynamical variables f and g, ठीक है। कि यहाँ अपने पास जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है वही क्या कहलाएगी अपने पास f और g के लिए पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है। एंड यदि अपन लिखें जो डिनोट कैसे करते हैं अपन, हेंस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f and g can be denoted by Poisson bracket of function f and g can be denoted by ब्रैकेट ऑफ f एंड g, ठीक है। और किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल qp के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ अपने पास ये जो फॉर्म अपने पास आई है यही क्या कहलाती है अपने पास पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड को अपन कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन थर्ड अपनी लिखी जा सकती है in terms of Poisson bracket, so we can write equation third as, इक्वेशन थर्ड को आप लिख सकते हो बच्चों del f equals to epsilon and Poisson bracket of f and g। तो यहाँ आपके पास जो रिजल्ट आया है यही किसको डिफाइन कर रहा है, आपके पास कोई भी दो वेरिएबल्स के पॉइजन ब्रैकेट को, ठीक है। तो यहाँ अपने पास जो फॉर्म आई है, यहाँ जो आपके पास दिख रही है, आपको ये जो फॉर्म दिख रही है, देखिए ये जो फॉर्म आपको ब्रैकेट में दिख रही है यही किसको रिप्रेजेंट कर रही है अपने पास कोई भी दो फंक्शंस, कोई भी दो वेरिएबल के पॉइजन ब्रैकेट को, ओके। तो नेक्स्ट अपन क्या काम करेंगे, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट अपन वापस से उस फंक्शन को, ठीक है, यहाँ तक का अपना पॉइजन ब्रैकेट हो गया। साथ ही साथ अपन पॉइजन ब्रैकेट के लिए एक प्रॉपर्टी भी देख रहे हैं, लेट again we consider the function f, और वो जो फंक्शन अपन ने लिया है वो किस किस का फंक्शन है, स्मॉल q के, स्मॉल p के एंड टाइम t, ठीक है। यहाँ अपन दूसरा एक फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, वो अपना किस किस का फंक्शन है, स्मॉल q के का, स्मॉल p के का और टाइम t का, ठीक है। तो ठीक है, अपन ने दोबारा वो एक फंक्शन कंसीडर किया है, देन द टाइम डेरिवेटिव, यदि इस फंक्शन का अपन टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, टोटल टाइम डेरिवेटिव, देन द टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देन द टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ this function f can be expressed as, can be
एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। तो जो फंक्शन अपन ने यहाँ पे लिया है किस किस का फंक्शन है, स्मॉल क्यू के, स्मॉल पी के एंड टाइम टी। तो जब अपन इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव लिखा जाएगा df अपॉन dt इक्वल्स टू समेशन ओवर के पार्शियल f अपॉन पार्शियल क्यू के डॉट प्लस समेशन ओवर के। पहले तो अपन ने क्या कर दिया, फंक्शन f का क्यू के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया है, देन जो क्यू के कोऑर्डिनेट है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट अपन कर सकते हैं वापस से अपन फंक्शन f का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे स्मॉल पी के रेस्पेक्ट में और फिर उसके बाद में पी के का टोटल टाइम डेरिवेटिव, ओके। तो ये अपना लिखा जाएगा पी के डॉट, ठीक है। थर्ड टर्म में अपन क्या कर देंगे, थर्ड टर्म में अपन कर देंगे फंक्शन f का टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये अपने पास जो इक्वेशन आई है ये रिप्रेजेंट कर रही है टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f। देखिए अब यहाँ पे जो अपने पास क्यू के डॉट और पी के डॉट आया है उनकी वैल्यू अपन कहाँ से लिखेंगे, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। सिंस हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन आर, सिंस Hamiltonian equation of motion are equations of motion are Hamiltonian equation of motion are Hamiltonian equation of motion आपकी लिखी जाएगी बच्चों, अपने को पता है हैमिल्टोनियन डायनामिक्स, हैमिल्टोनियन को और हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी लिखी जा रही थी आर गिवन एज, तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन में अपन जो फॉर्म थे अपने पास क्यू के डॉट इक्वल्स टू पार्शियल एच अपॉन पार्शियल पी के एंड पी के डॉट अपना क्या था माइनस ऑफ पार्शियल एच अपॉन पार्शियल क्यू के, ठीक है। नेगेटिव साइन यहाँ पे आपके पास आता था, ओके। तो माइनस पार्शियल एच अपॉन पार्शियल क्यू के, ठीक है। तो ये जो आपके पास क्यू के डॉट और पी के डॉट की वैल्यू है बच्चों, ये अपन कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फोर्थ में। तो इक्वेशन फोर्थ आपकी किस फॉर्म में आ जाएगी, पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन फोर्थ, पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन फोर्थ वी हैव, ठीक है। क्या मिलेगा अपने को कि जब अपन क्यू के डॉट और पी के डॉट की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में रखते हैं तब अपने पास क्या आता है, डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू समेशन ओवर के। समेशन को अपन यहाँ पे बाहर लिख रहे हैं, दोनों के लिए कॉमन ले रहे हैं, तो पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के एंड क्यू के डॉट की वैल्यू आपके पास है पार्शियल एच अपॉन पार्शियल पी के। उसी तरीके से सेकंड टर्म में अपने पास क्या है, प्लस पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के, इसको अपन ने एज इट इज लिख दिया है, और पी के डॉट की वैल्यू अपने पास माइनस ऑफ पार्शियल एच अपॉन पार्शियल क्यू के, ओके। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज क्यू के डॉट और पी के डॉट दोनों की वैल्यूज को अपन ने पुट कर दिया है, और जो अपने पास लास्ट टर्म बची है वो है पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल टी, ओके। तो यहाँ इस इक्वेशन में अपन क्या काम कर रहे हैं, यहाँ इस इक्वेशन से अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है अपने पास, द क्वांटिटी इन द ब्रैकेट इज सेम एज द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे वो जो फर्स्ट टर्म आई है अपनी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एफ और एच के पॉइजन ब्रैकेट को, ठीक है। तो यहाँ अपन इसको लिख सकते हैं डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू समेशन ओवर के ब्रैकेट पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के पार्शियल एच अपॉन पार्शियल पी के माइनस, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के पार्शियल एच अपॉन पार्शियल क्यू के, और रिमेनिंग जो टर्म है अपने पास पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट को देखिए, ये अपने पास क्या है, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ
एफ एंड एच, तो यहाँ अपन इसको पॉइजन ब्रैकेट के फॉर्म में लिख सकते हैं किस तरीके से, df अपॉन dt विल बी इक्वल टू पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f एंड h प्लस डेल f अपॉन डेल t, ठीक है, पार्शियल f अपॉन पार्शियल t, ठीक है। तो यहाँ से आप ये इक्वेशन अपने को क्या बता रही है, यहाँ जो आपको इक्वेशन मिली है, इक्वेशन फिफ्थ आप इसको दोगे और इक्वेशन फिफ्थ से आपको क्या पता चल रहा है कि किसी भी फंक्शन f का टोटल टाइम डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन f का टोटल टाइम डेरिवेटिव किस किस के इक्वल होता है, उस फंक्शन का हैमिल्टोनियन के साथ पॉइजन ब्रैकेट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टाइम t, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। किसी भी फंक्शन का टोटल टाइम डेरिवेटिव या टोटल डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में किसके इक्वल होता है अपने पास, पॉइजन ब्रैकेट किसके साथ, हैमिल्टोनियन के साथ प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद टाइम t, ओके। तो यहाँ अपन दो अजम्पशन ले रहे हैं कि यदि फर्स्ट अजम्पशन जो अपने पास है, फर्स्ट अजम्पशन अपने पास जो है वो अपन माने हैं कि ये जो फंक्शन अपन ने कंसीडर किया है कैपिटल F, यदि वो कांस्टेंट ऑफ मोशन हो तो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा तो df अपॉन dt आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और दूसरा अजम्पशन जो अपने पास है कि ये जो फंक्शन अपन ने यहाँ पे कंसीडर किया है वो टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा, ओके। तो इफ वी consider the function f is a constant of motion, then जब कोई भी फंक्शन कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है तो उसका टाइम के रेस्पेक्ट में जो टोटल डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तभी तो ये f अपना कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। सेकंड अपन ने क्या माना है कि ये फंक्शन टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा एंड दिस फंक्शन f does not depend on time explicitly, that is पार्शियल f अपॉन पार्शियल t भी आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फर्स्ट अजम्पशन तो अपन ने क्या लिया है कि ये एक कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो df अपॉन dt आपका 0 हो गया। और सेकंड अपन ने क्या माना है कि ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा, तो पार्शियल f अपॉन पार्शियल t भी आपका क्या होगा, 0 हो गया। तो यहाँ इक्वेशन 5 से अपन क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि f और h का पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू भी अपने पास क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 5 वी कैन ऑब्टेन, इक्वेशन 5 से आपको रिजल्ट मिलता है कि इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन आपने लिया है f, उसका हैमिल्टोनियन के साथ जो पॉइजन ब्रैकेट होता है उसकी वैल्यू भी क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। और यहाँ से अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या रिजल्ट अपने पास आता है कि यदि कोई फंक्शन कांस्टेंट ऑफ मोशन है साथ ही साथ टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा तो उस फंक्शन का हैमिल्टोनियन के साथ पॉइजन ब्रैकेट जो होता है वो वैनिश हो जाता है, दैट इज उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। और इसको यदि अपन एक दूसरे वे में कहना चाहें तो दूसरे वे में भी अपन कह सकते हैं कि यदि किसी फंक्शन का हैमिल्टोनियन के साथ पॉइजन ब्रैकेट वैनिश हो रहा है, 0 हो रहा है और वो टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो ऑलवेज एक क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, ठीक है। तो दोनों वे में अपन यहाँ पे इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं, दोनों बातें अपन यहाँ पे इसके लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे दैट इज क्या लिख सकते हैं, हेंस इफ अ फंक्शन f does not depend on time
does not depend on time explicitly, depend on time explicitly, and is a constant of motion, is a constant of motion, then its Poisson bracket, ठीक है, is a constant of motion, its Poisson bracket with Hamiltonian vanishes, is its Poisson bracket with Hamiltonian vanishes, ठीक है। और दूसरे शब्दों में अपन क्या कह सकते हैं, वी कैन राइट इन अदर वर्ड्स, if the Poisson bracket of any function with Hamiltonian edge vanishes, then the function will be constant of motion, ठीक है। कि यदि किसी फंक्शन का हैमिल्टोनियन के साथ पॉइसन ब्रैकेट यदि आपको 0 मिल रहा है, वैनिश हो रहा है, तो वो जो फंक्शन अपने सामने है वो क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, ठीक है। दोनों ही रिजल्ट यहाँ पे अपन ने निकाल सकते हैं, ओके। तो यहाँ अपन ने फर्स्टली क्या पढ़ा है, फॉर्म ऑफ पॉइसन ब्रैकेट की पॉइसन ब्रैकेट अपना किस तरीके से लिखा जाता है और पॉइसन ब्रैकेट से अपन क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पॉइसन ब्रैकेट अपना लिख लिया था अपन ने, और यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है कि यदि किसी फंक्शन का हैमिल्टोनियन के साथ पॉइसन ब्रैकेट 0 हो रहा है तो वो फंक्शन अपने पास क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। या फिर दूसरे शब्दों में अपन कहें कि कोई भी एक फंक्शन यदि कांस्टेंट ऑफ मोशन है, टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसका हैमिल्टोनियन के साथ पॉइसन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपन ने पॉइसन ब्रैकेट को डिस्कस किया है और इसकी एक प्रॉपर्टी देखी, ठीक है। और इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है वो अपन नेक्स्ट आगे वाले सेक्शन में करेंगे, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।